नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्राव्या। मेरा नाम श्राव्या है। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। इस चैनल का लिंक सबको शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, जो भी क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। ये क्लास 6 का साइंस का बुक है, NCERT। और ये चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में पार्ट कौन सा है? जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको भी पढ़ा होगा। चैप्टर 1 भी पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। चैप्टर 2 भी पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। तो हम आज यहाँ से शुरू करेंगे, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने यही तक किया था। तो आज हम देखेंगे। तो क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी। कि अब क्या करना है, आपको कुछ एक्टिविटी करना है। और एक्टिविटी क्या करना है, तो उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए। तो अगर आपके पास रुई है, अगर दिख रहा है कि आसपास आपके पास रुई है, तो रुई ले लेंगे। रुई को पकड़ने के साथ क्या करेंगे, उसके साथ दूसरे हाथ के अंगूठे, देखिए ये एकदम पिक्चर में दिखाया गया है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए ये रुई है, ठीक है। तो देखिए रुई को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अंगूठे से, उंगली से। और दूसरे हाथ से क्या किया है, यहाँ ये क्या है, बीच की उंगली, और ये अंगूठा से क्या कर रहा है, उसको टाइट कर रहा है, मतलब मरोड़ रहा है। से रस्सी को कैसे ममोड़ते हैं, टेढ़ा टेढ़ा, उसी तरीके से। तो देखते हैं क्या करना है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़ेंगे, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। तो देखिए बिल्कुल वही करना है कि अगर आपके पास रुई है, तो रुई आपने पकड़ लिया, जैसे ये रुई है, ठीक है, ये रुई है, ये आपने रुई रख लिया। तो एक हाथ में रुई है और दूसरे हाथ से रुई को थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे ये है ना, इसको थोड़ा सा पकड़ लिए और दूसरे हाथ से खींच रहे हैं, ठीक है। और खींचते हुए टेढ़ा करते जाएंगे, मतलब ममोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जितना आप खींचेंगे, जितना आप ममरेंगे, और उतना वो धागे की तरह आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे लगेगा कि अच्छा ये तो धागा बन गया। उस तरीके से धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचेंगे तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहेंगे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब रेशों से तागा, तागा मतलब वही, जैसे कि पूरा धागा, तो धागा कहते हैं। तो धागा तागा आप एक ही समझिए। रेशो मतलब जो, जैसे रुई है, तो रुई क्या, एक रेशा है। का क्या हुआ है, खेती, आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कॉटन का जो खेती होता है, तो पूरा जो खेत है एकदम उजला उजला, ऐसे लगता है हिमालय पर्वत की तरह बर्फ से ढका हुआ है। तो उसी रुई की मदद से क्या हमने किया है, तागा बनाया है। और रेशे से तागा बनाने के जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो तरीका है, उसको कहते हैं कताई। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कताई मतलब क्या समझते हो, तो आप तो एकदम बता देंगे कि रुई है, रुई से हमने क्या बना लिया, तागा बना लिया। और तागा कैसे बना लिया, एक हाथ में रुई लिया, दूसरे हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा करके खींचा, फिर ऐठा, धागे की तरह बंधे गया, और उस धागे को क्या हुआ, हमने मोड़ के गोला सा एक बंडल बना लिया, तो कहते हैं कताई। इस प्रकार में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति, हस्त तकुआ। कताई करने के लिए एक सरल युक्ति, सरल युक्ति का मतलब एक और आसान चीज है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति तकुआ, उसको कहते हैं हस्त तकुआ, याद रखेंगे, का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। जो कि पिक्चर किसमें, 3.10। तो 3.10 कहाँ है, यहाँ पे है तकली। ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये तलवार की तरह जो लटका हुआ है, ये ये इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्या होता है, ऐसे गोला 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 बनते चला जाता है। तो एक और तरीका है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त
तकुआ, इसी को हस्त, ये हाथ में क्या करेंगे, हस्त मतलब हाथ, इसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं, तो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है तकली। ठीक है, याद रखेंगे तकली। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा, और एक और चीज है जिसको और यूज करते हैं, वो है चरखा। महात्मा गांधी यूज करते थे ना, बापू हमारे नेशनल फादर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या करते थे, यही करते थे, चरखा चलाते थे, लोगों को भी देते थे कि चरखा ज्यादा से ज्यादा चलाइए, खुद का हाथ का बुना हुआ ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहनिए, खादी का वस्त्र पहनिए, इस तरह से आप लेके आइए, क्या लेके आइए, तो कॉटन लेके आइए, रुई, और इसमें से क्या कीजिए, इसको तागा बनाइए, तो ये क्या है, चरखा। चरखी की मदद से क्या होगा, तागा बनेगा, और तागे की मदद से क्या होगा, कपड़ा बनेगा। ये आप समझ रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, चरखा चलाइए। चरखा इसलिए चलाइए ताकि इसमें क्या होगा, एक तो आप खुद से काम कर रहे हैं, तो होगा कि खुद से काम करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। और एक क्या होगा, खुद का बना हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, हम खुद खेत में से ला रहे हैं रुई, उस रुई से क्या कर रहे हैं, तागा बना रहे हैं, अब इस तागा से हम कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यही था, ये महात्मा गांधी यूज किया करते थे। ठीक है, चरखा। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों का पहनने तथा ब्रिटिश से मिले ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो महात्मा गांधी क्या किए थे, आजादी के टाइम में, हमारा देश कब आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 90 से लेके 1947 तक क्या था, देश आजाद होने के क्या था, उसमें राह में था, हम आजादी जल्दी पा लेते हैं। तो उसी आजादी के टाइम में महात्मा गांधी क्या बोले कि देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज है, उसके मशीन, उसके मिल, उसके इंडस्ट्री से आया हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसका बॉयकॉट करेंगे, हम उसको बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हम उसका बॉयकॉट करेंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम खुद से बनाएं, अपने देश का कपड़ा खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे। इसीलिए स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम में महात्मा गांधी बोले लोगों को कि चरखा इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खुद से बनाइए और खुद पहनेंगे, अपने देश का बना हुआ कपड़ा हम खुद से बनाएंगे, हम खुद से पहनेंगे। ये हम ब्रिटिशर्स का कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, उसके इंडस्ट्री, उसके मिल, उसके फैक्ट्री का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। तब क्या हो गया, ज्यादा उसी टाइम में चरखा क्या हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, तब ज्यादा लोगों को पता चला चरखा के बारे में। बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। बृहद मतलब अगर मान के चलिए बहुत सारा कपड़ा हो गया, तब क्या ये चरखा से करेंगे, अब तो मुश्किल हो जाएगा, ये हाथ से करेंगे ये भी दिक्कत करेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कपड़ा बनाना है, तागा आपको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए चरखा और ये हाथ से काम नहीं आएगा, आपका तो हाथ ही दर्द दे देगा, इंसान है, कुछ देर काम करेंगे हाथ दर्द देने लगेगा। तो हम ज्यादा तागा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मशीनों का। आजकल किसका इस्तेमाल होता है, तो मशीनों का इस्तेमाल। अब तीसरा देखते हैं 3.5, तागे से वस्त्र। अब तागे से वस्त्र कैसे बनता है, अभी सबसे पहले हमने देखा कि तागे कैसे बन गए, तागे बनाने का तरीका देख लिया। अब जब आपके पास धागा बन गया है, अब उस धागे से कपड़ा बनाना है, वो देखेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई जैसे स्वेटर, मम्मी, दादी, नानी, मौसी सब लोग क्या करती है, दीदी स्वेटर बुन देती है ना आपके लिए, प्यारा प्यारा सा, जिसमें टोपी हो, छेल लगा हो, एकदम बड़ चिड़िया बना हो, इधर कोई घर बना हो, इधर कोई मोर बना हो, तो कितना प्यारा प्यारा क्या करती है मम्मी लोग, स्वेटर बुन देती है। हुआ ना, ये जो गोला बंडल रहता है रुई का, इस रुई के बंडल से ही बनता है ना स्वेटर, प्यारा प्यारा क्या बन जाता है, स्वेटर बन जाता है, मन पसंदीदा स्वेटर। यही हो गया, इस धागे की मदद से क्या बन गया, स्वेटर बन गया। तो बुनाई हो गया एक, कि बुन सकती है। बुनने के लिए कांटा यूज करते हैं ना, कांटा ले लेते हैं, फिर हाथ में गोला क्या ले लेते हैं हम लोग, खरीद लेते हैं ऊन, जिसको ऊल कहते हैं, वूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
तो बुनते हैं और फिर स्वेटर बनाते हैं या फिर जो भी इच्छा हो वो बनाते हैं। तो एक तो हो गया बुनाई करते हैं, और दूसरा बंधाई। बंधाई मतलब बांध बांध के करते हैं। जैसे ये धागा है तो इसको कुछ कुछ बांध दिए इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कपड़ा बनते चला जाता है। जब ये पूरा कपड़ा बन गया तो इसको फ्रॉक बनाना है तो फ्रॉक की तरह काट दीजिए, अगर इसको शर्ट बनाना है तो शर्ट की तरह काट दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तरीका हो गया। बुनाई के लिए क्या करना होगा तो वो देख लेते हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है वे मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने का प्रक्रिया बुनाई, जिसको वीविंग कहते हैं। बुनाई को दूसरा क्या कहते हैं, वीविंग। वीविंग मतलब बुनना, वही जैसे स्वेटर बुन लिए, स्कार्फ बुन लिए, सॉक्स बुन लिए, मफलर बुन लिए, शर्ट बुन लिए, कुर्ता बुन लिए, साड़ी बुन लिए, कुछ भी बुन लिए। एक तो पहला हो गया बुनाई जिसको कहते हैं वीविंग। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बुनने का प्रयास करते हैं। ये हो गया फिर से एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी। भिन्न रंगों की दो कागज की सीट लीजिए। अब आपको क्या करना है, कागज लेना है दो कलर का, जैसे ये हो गया रेड कलर और ये हो गया पिंक कलर या ग्रीन, कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर हो गया। तो भिन्न भिन्न रंगों के दो कागज की सीट लीजिए, ले लिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब दोनों में क्या करना है, 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होना चाहिए। मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो गया कि स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। अब इस दोनों को क्या करना है, आधा मोड़ना है। तो इस तरीके से ये इसके ऊपर चला जाएगा, मुड़ जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। एक सीट पर चित्र 3.12 ये आपको दिखाया भी गया है, देखते हैं कैसे है ये। देखिए बिल्कुल है ना, जैसे मैं बता रही थी। ये देखिए पूरा कागज था, ये कागज को उसको ने, ये क्या है, ये 30 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 30 सेंटीमीटर ब्रेथ है। कागज को बीच से मोड़ दिए, उसके ऊपर डाल दिए। ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। देखिए दोनों कागज को मोड़ कर दोनों को डाल दिया गया है। ठीक है, में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचे तथा दूसरे सीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाएं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोरों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे सीट के कटाव से चित्र 3.C में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। तो देखिए यही हो गया है। एक्चुअली किया क्या है कि ऐसे उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया स्क्वायर सीट एक, ये हो गया स्क्वायर सीट दूसरा। बीच से मोड़ दिए तो ये आ गया, देखिए ये बन गया। अब बीच से मोड़ दिए तो देखिए ये बन गया। उसके बाद देखिए ऐसे रूलर से लाइन ड्रॉ करना है बराबर बराबर। ठीक है, देखिए यह किया है ना, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद क्या करना है, कैंची से इससे काटना है इसको। ठीक है, देखिए दोनों में बना हुआ है, इसको ऐसे ऐसे करके काटना है इसको। जब काट देंगे तो उसके बाद दूसरा वाला सीट जैसे कि लाल वाला है, इसको लंबा लंबा ऐसे स्ट्रिप निकल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो उसके बाद जो हरा वाला है, तो हरे वाले के बीच में जो आपने काटा है ये पूरा, इसको पूरा नहीं काटना है, हरे वाले को पूरा नहीं काटना है, ऐसे पतला पतला पट्टी नहीं निकालना है। हरे वाले में क्या करना है, बस ये यहाँ से, मतलब ये बीच का ये वाला हिस्सा नहीं काटना है, बीच में काटना है। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखाए रहे हैं, ये वाला किनारा नहीं काटा है, ये वाला किनारा नहीं काटा है, यहाँ का भी किनारा नहीं कटा है और यहाँ का भी नहीं। तो ये एक एक अब लाल स्ट्रिप इसके बीच में डालेंगे। जब डालेंगे तो आपके पास ये ऐसा बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, अपने होमवर्क में बनाएंगे, तभी जाके सीखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हुआ ना वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। कैसे बुनाई हो गया, हमने बुनाई ही तो किया। एक धागा मतलब एक अलग कलर का सीट लिया, दूसरा अलग कलर का सीट लिया, दोनों में कुछ काट दिया, काटने के बाद एक में दूसरे को डाल रहे हैं, तो बुन ही तो रहे हैं ना।
ये हो गया बुनाई, जैसे स्वेटर बुनाता है। देखिए इसमें भी क्या है, दो लिए ना स्ट्रिंग, ये है दो स्ट्रिंग बुनने के लिए। अब दोनों में क्या धागा लगा रहता है, कुछ तो कुछ इसमें से निकलता है, कुछ इसमें से निकलता है, और जुड़ते जाता है, और जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, आपका मन पसंदीदा, आपका फेवरेट स्कार्फ, स्वेटर, जैकेट बन के रेडी हो जाता है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, धागा का दो सेट रहता है। धागा का दो सेट मतलब जैसे ये है, ये एक, ये एक, तो धागा आपके पास ये जो है, जैसे ये ऊन हो गया ना, ये ऊन का धागा एक इसमें जाएगा, और इसमें जाने के बाद फिर इसमें फंसा लेंगे, फिर इसमें फंसा लेंगे, तो देखिए सब जुड़ते चला जाएगा, और आपके पास एक कपड़ा बनते चला जाएगा। धागे की मदद से कपड़ा बन गया ना। इसी ढंग से तागे के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पटिया की तुलना बहुत पतले होते हैं। कागज की तरह मोटे तो नहीं होते, पतले होते ना, देखिए धागा कितना पतला है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो देखो वस्त्रों की बुनाई, अब बुनना है, अब जैसे बड़ा बड़ा वस्त्र है, जैसे कपड़ा साड़ी हो गया, साड़ी 6 मीटर का होता है, तो अब 6 मीटर का क्या आप ऐसे स्वेटर की तरह बुनिएगा, तब तो आपको पसीना छूट जाएगा और हालत खराब हो जाएगा। बड़ा बड़ा चीज को, कपड़े को बुनने के लिए हम लोग करघो मतलब करघो नहीं, करघो का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को कहते हैं करघा। देखिए यह हथ करघा है। हथ करघा मतलब जो हाथ से काढ़ा जा रहा है। ये जो प्यारी सी हमारी नानी दादी या जो महिला है, क्या कर रही है, देखिए तागा है ना रस्सी की तरह, अब ये सारे रस्सी को मिला के उसको क्या कर रही है, कपड़ा वस्त्र बना रही है। देखिए यहाँ पे क्या बन गया ना कपड़ा। इसी तरीके से क्या होता है, करघो की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र मतलब कि क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं। करघो या दो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। तो करघो मतलब ये जो करघा है, या तो हस्त प्रचलित, या तो हाथ से बना ले, या तो फिर कौन बनाता है, मशीन बनाता है। आजकल सब कुछ हाथ से बनता है, या तो फिर कहाँ से बनता है, मशीन से बनता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई नीटिंग, स्वेटर बुनने को क्या कहते हैं, नीटिंग करते हैं, नीटिंग, ठीक है। ये अगर कोई पूछे कि आपकी मम्मी क्या स्वेटर बुन लेती है, आप कहिएगा अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मतलब नीटिंग, वो तो एकदम चक्कर खा जाएगा कि बाप रे, लगता है कोई बहुत अंग्रेजी वाला स्कूल से पढ़ी है, पता नहीं क्या बोल रही है। हम तो बोले स्वेटर बुनने के लिए, ये तो कह रही है नीटिंग। तो आपको तो दूसरा पता है कि वीविंग मतलब बुनाई का दूसरा नाम नीटिंग है, तो आप तो अंग्रेजी में बोल के उसको क्या कर देंगे, उसका दिमाग घुमा देंगे। ठीक है, मतलब बुनाई, इसकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, जो कि आपके पिक्चर 3.14 में दिखाया गया है, देखिए, है ना। इसी को स्वेटर बुनना मतलब नीटिंग या फिर वीविंग कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नीटिंग कहेंगे कि मेरी मदर नीटिंग कर लेती है, मेरी नानी भी नीटिंग कर लेती है। किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है अथवा वस्त्र उधर उधर उधरता जाता है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्वेटर का कुछ है या धागे से बना, अगर उस कपड़े का एक धागा खींचेंगे ना, तो पूरा कपड़ा खुलता हुआ चला जाएगा। पूरा कपड़ा खुल के पूरा धागा का एक ढेर हो जाएगा, या फिर स्वेटर का धागा खोलेंगे तो पूरा स्वेटर खुल जाएगा। ठीक है? पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुए से बने किसी वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है। अब आ गई है पहेली जी। पहेली जी बहुत कंफ्यूज रहती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो हमसे आपसे पूछती हैं, तो हम लोग का काम है उनको बताना। वो पूछ रही है, जो नारियल का खोल होता है ऊपर में, जैसे ये क्या है, ये एक नारियल है, तो ये नारियल का जो छिलका होता है, तो इस छिलका से भी क्या कुछ बनाया जाता है। तो वो पूछ रही है अगर कुछ बनता है तो क्या बनता है, तो आप लोगों को क्या देना है, इसका आंसर देना है। नारियल के छिलके से क्या कुछ आपने देखा है बना हुआ, या क्या कुछ बन जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब जो वस्त्र है, इस वस्त्र सामग्री का इतिहास मतलब हिस्ट्री कहाँ क्या है, जो कपड़ा वगैरह बना है तो इसका इतिहास क्या है, क्या कुछ इतिहास में है ऐसा कुछ सीखने के लिए, वो पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वृक्षों की छाल मतलब वल्क जिसको कहते हैं, अगर वृक्षों की छाल पूछा जाए तो उसका दूसरा नाम है वल्क, याद रखेंगे। बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म मतलब स्किन और तमूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो पुराने टाइम में एकदम इतिहास में जब बन रहा था हमारा धरती, तो क्या करते थे लोग कि वस्त्र कपड़ा तो होता नहीं था, मशीन तो था नहीं, धागा के बारे में कुछ पता नहीं था, ये लोग पेड़ से जो भी मिलता था, जैसे कि छाल मिल गया, बड़ा बड़ा पत्ता मिल गया, या किसी जानवर को मारने के बाद या जानवर जो मर गया है उसका स्किन चमड़ा को उतार के वो लोग क्या कर लेते थे, कपड़ा पहन लेते थे, शरीर ढक दिया करते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलिया टोकरी बनाना सीखा। जब कृषि समुदाय मतलब कि जब लोग को पता चला कि फार्मिंग या किसानी करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, अन्न मिल सकता है, तो जब कृषि वगैरह जब फार्मिंग करने लगे तब उनको आइडिया आया कि हम लोग है ना पतले पतले टहनियाँ, पेड़ का जो टहनी होता है उसको, घास को बुन कर हम लोग क्या कर सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, डलिया बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं, ये सब सीख लिए। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाने लगी, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो गंगा नदी के निकट क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, तो वस्त्र। तो देखिए कैसा वस्त्र, तो जैसे कि जो हो गया नारियल, नारियल के छिलके से उसको ऐंठ के उसको दो बून के चोटी की तरह बून के, और चोटी की तरह बुन जाएगा तो फिर उसको चटाई बना ले आप, फिर उसको बैठने के लिए बना ले, आसन बना ले, सोने के लिए बिस्तर बना ले, सब बन जाता है उससे, ठीक है। भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो गंगा नदी के किनारे क्या उगाई जाती थी, रुई, रुई उगाई जाती थी, रुई का खेती होता था और उसी की हेल्प से क्या करते थे, कपड़े बनाते थे। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। एक और है, क्या नाम है जिसका, फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स। तो इस फ्लैक्स की हेल्प से भी, फ्लैक्स कहाँ से मिलता है, तो ये पेड़ से, ये पादप से, तो इसकी हेल्प से भी क्या होता है, तंतु, तंतु मतलब रस्सी धागा बनाया जाता है और इस धागे की मदद से कपड़ा बनाया जाता है। प्राचीन मिस्र प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। प्राचीन मतलब हिस्ट्री में, और कहाँ का हिस्ट्री, मिस्र जिसको इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट मतलब मिस्र में क्या करते थे लोग, कपड़ा कैसे पहनते थे, तो रुई से बना हुआ या फ्लैक्स से बना हुआ, तो दोनों पेड़ से आता है, दोनों से तागा बना के कपड़ा बुन के लोग क्या करते थे, वहां कपड़ा पहनते थे। और इजिप्ट इजिप्ट है वो किस नदी के किनारे बसा है, मिस्र, तो वो नील नदी के, ठीक है, वही लिखा हुआ है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वह शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। उस टाइम क्या होता था कि लोगों को सिलाई पता नहीं था कि कुछ सिलाई जैसा भी चीज होता है जिसको सिलेंगे तो कपड़ा बन जाएगा, वैसा उन लोगों को पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, दिमाग में भी नहीं आता था। तो किसी तरह क्या करते थे, वो अपने शरीर को ढकते थे। वो शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, मतलब ढकने के लिए। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। तो जब क्या हो गया, सिलाई में सुई धागा, सिलाई करने टाइम सुई तो इस्तेमाल करते हैं ना, या जो मशीन चल रहा है तो उसमें तो सुई ही लगता है, या फिर आप हाथ से सुई से सिलाई करते हैं। तो जब सिलाई
इसका क्या हो गया, आविष्कार हो गया। जब इसका इन्वेंशन हो गया तो क्या हुआ, लोगों ने कपड़ा बुनना तैयार कर दिया। ठीक है। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत से विभिन्नताएं आ गई। तो जब ये सुई बनना स्टार्ट हो गया, जब इसका इन्वेंशन हो गया, तो बहुत तरह तरह का कपड़ा बनना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियाँ पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा चीज अभी भी है जिसको सिलने का जरूरत नहीं बनता पड़ता। जैसे कि साड़ी, साड़ी क्या है, एक पूरा कपड़ा है ना, इसमें कहाँ किसी तरह का सिलाई है, बस धागा तागा की मदद से इसको जोड़ा गया है तो ये बन गया है। धोती, धोती भी इसी तरह का होता है, लुंगी भी, पगड़ी भी, तो इसमें किसी तरह का सिलाई नहीं है। सिलाई मतलब कैसे, इसमें मशीन नहीं चला है, सुई नहीं चला है इसमें, इसमें से तो तागा बना है ना, जो कि हस्त हाथ से बना हो या तो फिर मशीन से बना हो, हस्तकरघा। ठीक है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। जिस तरीके से खाने का अलग अलग वैरायटी है पूरे भारत में, नॉर्थ में कुछ खाता है लोग, साउथ में कुछ खाता है, ईस्ट में कुछ खाता है लोग, उसके बाद वेस्ट में कुछ खाता है, बिहार में कुछ खाता है, कुछ लोग दिल्ली में कुछ और खाता है। उसी तरह पहनने में भी है, यहाँ के लोग कुछ और पहनते हैं, वहाँ के लोग कुछ और पहनते हैं। प्रमुख शब्द मतलब क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए इस चैप्टर में जो ज्यादातर यूज हुआ है, जो जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं, रुई मतलब कॉटन। ठीक है। वस्त्र मतलब क्लोथ। तंतु मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं रॉ रॉ धागा मतलब थ्रेड, या फिर थ्रेड कह सकते हैं। कताई मतलब वीविंग, बुनाई ये भी वीविंग हो गया। कताई मतलब धागा बनाना, जैसे बनाया था ना कॉटन से घींच के हाथ से, वो तो वीविंग। अब वीविंग मतलब बुनाई, अब स्वेटर बुन रहे हैं ना वो। धागा मतलब जो बन गया है, धागा का पूरा बंडल एक। आगे देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है, थोड़ा करके फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों से विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। तो दो तरह के कपड़े होते हैं ना, एक तो है जो कि प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, और एक क्या होता है जो खुद इंसान बनाता है, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, जो कि पॉलिस्टर वगैरह हो गया। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो वस्त्र तागों मतलब रस्सी से बनता है, और रस्सी तंतुओं से, एकदम उस रस्सी का भी एकदम पतला छोर खींचेंगे तो और पतला मिलते जाएगा। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ क्या है, संश्लिष्ट, मतलब ये आर्टिफिशियल है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। कॉटन और जूट प्लांट से आते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। है हमने, तागों को बुनाई दो प्रकार की होती है, जिससे वस्त्र बनाया जाता है। प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा आर्टिफिशियल मतलब संश्लिष्ट में वर्गीकृत करें, मतलब इसको छांटना है, कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है। नाइलोन, तो ये क्या है, संश्लिष्ट है मतलब आर्टिफिशियल है, ये लिख देते हैं। ऊन डायरेक्ट प्लांट से आता है, मतलब ये नेचुरल है, एन। रुई नेचुरल है। रेशम नेचुरल है। पॉलिस्टर आर्टिफिशियल है। पटसन, बताएं पटसन क्या है। पटसन क्या है, ये भी एक नेचुरल है। ठीक है। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य बताना है, मतलब इसमें कौन सही है कौन गलत है। तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही, मतलब ट्रू है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सही बात है, ट्रू है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, सही बात है। रुई से बिनौल बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही बात है। जैसे रुई है, रुई के अंदर छोटा छोटा बीज नहीं होता है, बीज को झाड़ते हैं ना, निकालते हैं ना पटक के। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही बात है, ट्रू। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं। रेशम किससे होता है, सिल्क वॉर्म से होता है।
ठीक है, सिल्क वर्म मतलब एक कीड़ा, उस कीड़े से क्या निकलता है, रेशमी वस्त्र बनता है। ये गलत हो गया, मतलब ये फॉल्स हो गया, इसको एफ लिख सकते हैं। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो नहीं, पॉलिस्टर क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये एन लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक नहीं है पॉलिस्टर, ये इंसान बनाता है, मतलब आर्टिफिशियल है, तो ये भी हो गया फॉल्स, मतलब गलत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान भरना है। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप मतलब जो पेड़ पौधे से मिलता है, तो जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, होता है ना, तो लिख सकते हैं कॉटन या फिर सिल्क। डैश और डैश अ, जा, जानतव तंतु है, मतलब जानतव मतलब जो जानवर से आते हैं, तो कौन सा आता है, जो कि आप पहनते हैं ना, मोटा मोटा ऊनी, तो वूल, वूल, वूल हो गया, मतलब जो ऊन हो गया। और एक जैसे कि इसका हो गया, आप कह सकते हैं ना, जो ठंडे जगह पे रहते हैं जो एनिमल्स वगैरह, वो हो गया। या फिर कैमल वगैरह से भी मिलता है, रैबिट से मिलता है, खरगोश हो गया, ठीक है, ये सब। रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो रुई किससे होते हैं, तो रुई उसका फूल होता है, उसका फल हो गया। जूट पटसन तो क्या, उसका बाहरी मतलब आउटर वाला हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे आप याद रखेंगे। नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए, तो नारियल के जो खाल से बनता है, तो एक हो गया फ्लोर मैट, जिसको पैर पोछना नहीं कहते हैं, कि पैर रूम के बाहर रख देते हैं, गेट के बाहर, क्या हो गया, लोग आएंगे तो पैर पोछ के बेड पे बैठेंगे, फ्लोर मैट हो गया। या फिर मैट हो गया, मैट मतलब चटाई। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि तंतु से तागा कैसे बनता है, ये आपको बताना है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, उसको एक किनारे का किसी भी कपड़े को खींचेंगे, उस कपड़े को खींचने के बाद फिर क्या करेंगे, उस एक धागा निकलेगा, फिर उस धागा को क्या करेंगे, ऐसे मसलेंगे, रगड़ेंगे, तो देखेंगे उस धागा में से और धागा निकल रहा है, इसी को कहते हैं। ये याद होगा आपको। इस चैप्टर को क्या करेंगे, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो देखते हैं, वो है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं से किस तरीके से समूह बनाया जाता है, उसके बारे में हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।